एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहां पे हम डिस्कस करेंगे बेलागावी बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। ठीक है, बेलागावी या बेलागाम डिस्प्यूट हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ये बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। रिसेंटली चर्चा में इसलिए था क्योंकि जो शिवाजी महाराज जी की यहां पर मूर्ति देखने को मिलेगी, उनकी अपमान वगैरह किया गया, उसकी वजह से यहां पर यह डिस्प्यूट चर्चा में था। तो एक एक करके चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे, बस क्लियरली आप लोग सुनते हुए चलना। आर्टिकल हमारा इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, बहुत सारे और भी न्यूज़पेपर्स के अंदर इस आर्टिकल को कवर किया गया था। अगर हम बात करें, ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट है, ये जो पूरा का पूरा बॉर्डर डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट मतलब विवाद। अब यहां पर बॉर्डर मतलब बिल्कुल दो राज्यों के बीच में चल रहा होगा, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ये बॉर्डर का विवाद चल रहा है, एक जगह को लेकर लड़ रहे हैं और उसी जगह का नाम है बेलागावी। ठीक है, इसको बेलागावी या बेलागांव भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं बेलगांव बोलता हूं, आगे भी बेलगांव बोलूंगा तो इससे काफी हद तक आसानी रहेगी। ठीक है, बेलगांव या बेलागावी आप बोल सकते हो। तो बेलगांव आज के टाइम पर करंटली आज के टाइम पर कर्नाटक का पार्ट है, लेकिन महाराष्ट्र क्लेम करता है ये हमारा पार्ट है और ये जो पार्ट है ये महाराष्ट्र को दे देना चाहिए। इसी को लेकर ये लड़ाई चल रही है और ये आज की लड़ाई नहीं, ये दशकों पुरानी लड़ाई है, डिकेड्स ओल्ड डिस्प्यूट है, बहुत साल हो चुके हैं, ये विवाद ऐसे ही चलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इनफैक्ट 2006 से पता है क्या हुआ है, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी तक पड़ा हुआ है, अभी तक यहां पर सॉल्व नहीं हुआ। इतने साल तो सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दे की सुनवाई होते होते हो गए। अगर हम बात करें आर्टिकल हमारा कैसे इंपॉर्टेंट होगा, जीएस पेपर 3 के अंदर वेरियस टॉपिक्स मेंशन्ड हैं, फेडरलिज्म, इंटरस्टेट रिलेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले तो हम बात करते हैं आखिरकार डिस्प्यूट क्या है। यहां पर आपको एक मैप नजर आ रहा होगा, ऊपर आपको महाराष्ट्र नजर आ रहा होगा, नीचे कर्नाटक नजर आ रहा होगा। महाराष्ट्र से पहले एक तरीके से बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था, आपको मालूम होगा, है ना, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था। और कर्नाटक मैसूर प्रेसिडेंसी हुआ करता था, मैसूर के नाम से जाना जाता था। बाद में चीजें बदली। ठीक है, चीजें बदलने के बाद आप कह सकते हो स्टेट्स अलग अलग भी हुए, और आपको मालूम होगा भाषा के आधार पर भी हम लोगों ने स्टेट्स को अलग अलग किया था। ठीक है, वो आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा। फिलहाल तो क्या हुआ, यहां पर महाराष्ट्र अलग हुआ, कर्नाटक अलग हुआ, बीच में ये जो बीच वाला पोर्शन आपको देखने को मिलेगा ये है बेलगांव। ठीक है, ये बेलगांव वाला रीजन है, मैं फिर से बोल रहा हूं, बेलगांव बेलागावी दोनों एक ही है, मैं बेलगांव बोलूंगा। ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो रीजन है ये बेलगांव वाला है। अब होता क्या है, यहां पर जब हमने भाषा के आधार पर स्टेट्स को, राज्यों को बांटा, तो क्या हुआ, यहां पर जो बेलगांव के अंदर लोग थे ये मराठी बोलने वाले लोग थे। ठीक है, इनफैक्ट मराठी बोलने वाले लोग हैं, ये मराठी बोलते हैं। अब आप खुद बताओ, मराठी बोलते हैं तो इसको महाराष्ट्र के अंदर होना चाहिए था, कर्नाटक के अंदर होना चाहिए था, है ना। तो यहां पर आपको कहना होगा महाराष्ट्र के अंदर होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और उस एक्ट की मदद से ये वाला जो पूरा का पूरा रीजन है ये कर्नाटक के अंदर डाला गया। तो यहां पर आप कह सकते हो कर्नाटक आज के टाइम पर इसको बोलता है कि ये हमारा ही पार्ट है और यहां पर लॉ के हिसाब से हमें ही ये पार्ट दिया गया है। हालांकि महाराष्ट्र क्लेम करता है यहां पर मराठी बोलने वाले लोग हैं, ये पार्ट हमें देना चाहिए। ठीक है, तो इसी को लेकर ये डिस्प्यूट है, ये सालों पुराना डिस्प्यूट है। अभी यहां पर कुछ बवाल हुआ था जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट वापस से चर्चा में आया। अगर हम बात करें 1957 में होता क्या है, यह विवाद यहां पर आप कह सकते हो काफी तेजी से बढ़ जाता है। पहले तो आपको समझना होगा, एक एक्ट आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आपको यह देखने को मिलेगा। यहां पर इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया और इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के बाद ही आप कह सकते हो जो महाराष्ट्र है वो डिमांड ये कर रहा है कि यहां पर जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सुलझाया जाए, कर्नाटक के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सुलझाया जाए। उसके बेसिस पर हम लोग ये एक्ट लेकर आए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, अब जो ये एक्ट है इसने भाषा के आधार पर क्या हुआ, स्टेट्स को बांटा। ठीक है, भाषा के आधार पर बांटा, जो कन्नड़ बोलने वाले थे उनको लिए कर्नाटक बना दिया गया, मराठी बोलने वाले, मराठी की स्पीकिंग वाले आप कह सकते हो यहां पर महाराष्ट्र के अंदर आ गए। बीच में एक जगह बच गई बेलागावी, ठीक है, जिसको हम बेलागांव भी बोलते हैं। अब वो बेलागांव महाराष्ट्र क्लेम करता है, कहता है कि यार वो हमारा पार्ट है, यहां पर मराठी बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, इसलिए यहां पर ये पार्ट हमें देना चाहिए। लेकिन कर्नाटक बोलता है नहीं, ये हमारा ही पार्ट रहेगा। क्लियर हुआ इसके बारे में। तो क्या डिस्प्यूट चल रहा है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था, जो चीजें यहां पर मेंशन्ड है वो मैं ऑलरेडी आपको बहुत सिंपल शब्दों में बता चुका हूं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र किस बेसिस पर क्लेम करता है, तो आपको पता चल चुका है, महाराष्ट्र लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर क्लेम करता है। महाराष्ट्र बोलता है बिल्कुल यहां पर मराठी बोलने वाले लोग हैं तो यह पार्ट हमें देना चाहिए। और कर्नाटक क्या बोलता है, कर्नाटक आर्ग्यू ये करता है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसके बेसिस पर मामला फाइनल हो चुका है और जो ये बेलागांव वाला एरिया है वो इस एक्ट के हिसाब से कर्नाटक के अंडर में आता है, कर्नाटक को वो एरिया दिया गया और यही मुद्दा ऐसे ही चलता रहा। लेकिन यहां पर आपको एक चीज और समझनी होगी, वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आखिरकार क्या था। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग अभी इसी वाले बेलागांव वाले डिस्प्यूट को कवर करते हैं। तो इस बेलागांव डिस्प्यूट के अंदर बात करें, यह मुद्दा आगे बढ़ता रहता है, फिर उसके बाद हमारी सरकार का क्या रिस्पॉन्स होता है, इसको सुनो। हमारी सरकार यहां पर एक कमेटी बनाती है, महाजन कमेटी बनाई जाती है 1966 के अंदर, ताकि इस सिचुएशन को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो यहां पर सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने 1967 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया।
और इन्होंने बोला कि देखो हम लोग एक प्रकार से मामला सुधार सकते हैं। कैसे? कि देखो अगर लड़ाइयां हो रही हैं दोनों के बीच में तो हम एक काम कर सकते हैं, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं। हाँ, एक काम ये कर सकते हैं कि कुछ गांव जो है यहां पर, कुछ बहुत सारे गांव आपको इस एरिया में देखने को मिलेंगे, तो कुछ गांव हम महाराष्ट्र को दे दें जहां पर मराठी बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, और कुछ गांव यहां पर कर्नाटक को दे दें। ये यहां पर इस कमेटी का पूरा रिकमेंडेशन रहा, लेकिन यहां पर कमेटी की बात किसी ने सुनी नहीं। महाराष्ट्र बोलता था नहीं, हमें यहां पर पूरा एरिया ही चाहिए, यहां पर पूरे एरिया में मराठी बोलने वाले लोग हैं। तो ये डिस्प्यूट यहां पर ऐसे ही चलता रहा, कमेटी की कोई बात यहां पर इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाई, और तब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, और साल 2006 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इशू पहुंचा, और आज तक यहां पर ये इशू पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आई होप आप बेलागांव डिस्प्यूट को लेकर सारी चीजें क्लियर कर पाए हो। अगर हम बात करें तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या था, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पर तो विवाद शुरू हुआ है, इसी एक्ट ने की वजह से तो जो एरिया है वो कर्नाटक को दे दिया गया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये जो एक्ट है बेसिकली ये एक तरीके से जब इंडिया आजाद हो रहा था, ठीक है, जब हमारा इंडिया आजाद हुआ 1947 के आसपास, तो भारत ने लगभग यहां पर आप कह सकते हो भारत के अंदर आपको 550 डिसजॉइंटेड प्रिंसली स्टेट्स देखने को मिलते थे, जो रजवाड़े वाले रीजन है, जिन्होंने बोला हम किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो लगभग 550 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, जब भारत आजाद हो रहा था। तो कहानी आगे पहुंचती है, 1947 में आजाद हुआ, लेकिन इन्हीं प्रिंसली स्टेट्स के इन्हीं स्टेट्स के रिगार्डिंग में क्या होता है, 1948 के अंदर एक कमेटी बनाई जाती है, एस.के. धर कमेटी। इसको अपॉइंट करती है हमारी सरकार, ताकि यहां पर इन सारी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जा सके, अच्छे से हम अपने स्टेट्स के अंदर इंक्लूड करें, और एक तरीके से लैंग्वेज के बेसिस पर, जो भाषा के आधार पर हम लोग रीऑर्गेनाइजेशन कर पाए। तो इसी के बेसिस पर आप कह सकते हो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था। लेकिन होता क्या है, यहां पर फिर बहुत सारी और भी कमिटीज होती हैं जो कि यहां पर ये बोलती हैं कि नहीं, हम लोग यहां पर भाषा के आधार पर नहीं बांटेंगे चीजों को, भाषा के अलावा आप एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर चीजों को बांट सकते हो। लेकिन फिर भी यहां पर ये जो भी कमिटी का कहना था कि भाषा के आधार पर नहीं बांटेंगे, ये आगे चीजें इंप्लीमेंट नहीं होती हैं, लास्ट में भाषा के आधार पर चीजें की बांटी जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फिर उसके बाद एक और कमेटी बनती है, क्योंकि इनकी इस कमेटी की सुनवाई होती नहीं है। ये कमेटी तो सीधा मना कर दी थी कि आप लोग लिंग्विस्टिक बेसिस पर कोई चीजें मत बांटो, आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर बांटो। तो इस कमेटी की बात तो मानी नहीं जाती। फिर 1948 के अंदर एक और कमेटी आती है, जेबीपी कमेटी। जेबीपी यहां पर नाम याद रखना, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और उसके बाद यहां पर बताबी सितरामैया। तो यहां पर इनके थ्रू एक कमेटी को लीड किया गया, और ये जो कमेटी है ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है 1949 के आसपास, और ये भी बताती है कि हम लोग भाषा के आधार पर स्टेट्स को नहीं बांट सकते। तो इनका भी बिल्कुल सेम डिसीजन रहता है एज प्रीवियस कमेटी के तौर पर। ठीक है, लेकिन फाइनली इनकी बात भी नहीं सुनी जाती, प्रोटेस्ट लगातार होते रहते हैं, तो इनकी कमेटी की बात भी नहीं सुनी गई। फिर लास्ट में अक्टूबर 1953 के अंदर हमारी सरकार खुद यहां पर पहला राज्य क्रिएट कर देती है। पहला राज्य भाषा के आधार पर कौन सा बना था, वो बना था आंध्र प्रदेश। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो लैंग्वेज बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर पहला राज्य कौन सा बना था, तो आंध्र प्रदेश यहां पर आंध्र स्टेट बनकर आया था, क्योंकि यहां पर तेलुगु स्पीकिंग वाले बहुत सारे लोग रहते थे। तो इन एरिया को हमने अलग कर दिया था, मद्रास से अलग करके यहां पर आंध्र प्रदेश को बनाया गया। क्लियर हुआ इसके बारे में? अब यहां पर अगर हम बात करें, अब ये लैंग्वेज के बेसिस पर बांटा गया, लेकिन उसके बाद 22 दिसंबर 1953 में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू जी एक कमीशन को अपॉइंट करते हैं अंडर फजल अली। ठीक है, और बोलते हैं कि आप जब सारी चीजें हो रही हैं तो आप स्टेट्स को बांटो, आप यहां पर 16 स्टेट्स बनाओ और 3 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज बनाओ। लेकिन यह बात भी नहीं मानी जाती, सरकार अपने हिसाब से काम करती है। सरकार यहां पर इस चीज को अग्री ना करते हुए 14 स्टेट्स बनाती है और 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाती है आज के टाइम पर, जो कि काफी ज्यादा हो चुके हैं। तो ये यहां पर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बनाए जाते हैं इसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर, जिसको पास किया गया था 1956 में। क्लियर हुआ? लेकिन उसके बाद कहानी बढ़ती रहती है, स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज है वो बढ़ते रहते हैं, साथ ही साथ आपको मालूम होगा। और फिर अगर हम बात करें करंट सिनेरियो, लेकिन करंट सिनेरियो से पहले आपको मालूम होगा 5 अगस्त 2019 की बात है, आर्टिकल 370 को हटाया जाता है, आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया जाता है। उसके बेसिस पर जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, इसको यहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर बदल देते हैं। 2 यूनियन टेरिटरीज हमारे पास आ जाती हैं, एक स्टेट कम हो जाता है, 2 यूनियन टेरिटरीज हमारे पास बढ़ जाती हैं। तो करंट टाइम पर, आज के टाइम पर भारत में टोटल आपको 28 स्टेट्स देखने को मिलेंगे और 8 यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलेगी। तो आपको एक मिनट, यूनियन टेरिटरी तो 9 है, 8 क्यों बोल रहे हो? 8 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2019 के एक्ट के अकॉर्डिंग में आपको मालूम होगा तो दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव है, इनको भी मर्ज कर दिया गया था। मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 2019 का इस्तेमाल करके यहां पर इनको मर्ज कर दिया गया था, इसी वजह से 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। क्लियर हुआ इसके बारे में? आई होप आप सारी चीजें समझ चुके हो। स्टेट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या था। एक चीज और बता दूं, क्या यहां पर ये भारत के अंदर ही ऐसा डिस्प्यूट है, भारत के अंदर ही कर्नाटक और महाराष्ट्र, मतलब ये कर्नाटक और महाराष्ट्र वाला इशू है,
ऐसा नहीं है, भारत के अंदर आपको और भी बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ये डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। बिहार यूपी के बीच में एक डिस्प्यूट देखने को मिलता है, उसका हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिलता है देहरादून डिस्ट्रिक्ट को लेकर, गुजरात राजस्थान के बीच में होता है, कर्नाटका महाराष्ट्र के बीच का आपको पता ही चल गया, बेलगांव वाला डिस्प्यूट है, कर्नाटका केरला के बीच में यहाँ पर डिस्प्यूट चलता है, ओडिशा आंध्र प्रदेश, ओडिशा और उसके बाद यहाँ पर एरिया भी आप देख पाओगे छत्तीसगढ़ के बीच में, ओडिशा झारखंड के बीच में, ओडिशा वेस्ट बंगाल के बीच में, असम नागालैंड के बीच में, अरुणाचल असम के बीच में। तो ऐसे डिस्प्यूट बहुत सारे हैं, यहां पर आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला